हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना पॉलिटी का जो लेक्चर हमने स्टार्ट कर रखा है, इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया, अनुसूचियाँ आपको याद करवा दी हैं। फिर मैंने आपको जो 22 पार्ट्स हैं हमारे संविधान के, जो वर्तमान में 25 हैं, वो सारे डिटेल में आपको एक एक करके करवाया है। उसके बाद हमने शुरू किया है कि हम हर एक पार्ट के अनुच्छेद को पढ़ेंगे। हमने इससे पहले जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, उसके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिए। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा भाग 2, यानी संविधान का भाग नंबर 2। उसके अंदर जो अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक, और ये संबंधित किससे है? नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी सारी डेट्स, इसकी सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन के आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, आज ये जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। हमने अनुच्छेद पढ़ने हैं 5 से लेकर 11 तक, एक एक खोल खोल के याद करवाऊंगी। फिर एक नागरिकता अधिनियम 1955 बन के आता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, हमने ये भी पढ़ना है। फिर नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, कि नागरिकता किसी ने भारत का नागरिक बनना है, नागरिक है, उसको नागरिकता किस आधार पे मिलती है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद नागरिकता समाप्त भी हो सकती है, किस किस आधार पे, वो भी हम देखेंगे। कहते हैं विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता, जो भारत के नागरिक हैं वो किसी और कंट्री में जॉब के लिए या किसी पढ़ाई के लिए वो वहाँ पे गए हो, उनके प्रति, या किसी व्यवसाय वहाँ पे जाके वो कर रहे हैं, उनको भी भारतीयों की जो नागरिकता संबंधी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो भी तो है तो मूल भारतीय ही ना, उनको भी कुछ अधिकार हैं। वो क्या क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। कहते विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियां, मतलब जो बाहर जो बसे हुए हैं भारत के नागरिक, जो बाहर दूसरी कंट्रीज में, दूसरे देशों में बसे हुए हैं, वो कितने प्रकार के टाइप है, काम के आधार पे, टाइम के आधार पे, हमें ये देखना है सब कुछ भी, कितने कितने टाइम के लिए वो वहाँ पर होते हैं। नागरिकता कानून में संशोधन, देखिए जो अपना नागरिकता कानून है 1955 अधिनियम जो बनाया गया, इसमें टाइम टू टाइम क्या किया गया, चेंजेस किया गया। और चेंजेस को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। अभी तक पूरे इस नागरिकता अधिनियम में 9 बार क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। वो भी मैं सारा आपको एक एक करके याद करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग 2 में आपको एक सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में लिखित है? बता दोगे क्या? भाग 2 में लिखित है। वो पूछेंगे नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कौन कौन से हैं, आप सीधा बताओ। 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है जी। अब 5 से लेकर 11 तक है और एक एक को खोल खोल के याद कराऊंगी। नागरिकता, नागरिकता होती क्या है समझो जरा। कहते कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। हम भारत के नागरिक हैं, हमें यहाँ पे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हमें यहाँ पे मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं, हमारा देश है, हमें मतदान का अधिकार है, हमें सरकार बनाने का अधिकार है, हमें रोजगार का अधिकार है, हमें घर बनाने का अधिकार है। हम भारत के नागरिक हैं, यानी कि भारत के क्या है, नागरिक कहलाने की वजह से हमें क्या मिला हुआ है? बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। कहते भारत में एकहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। सुनिए जरा, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया? मैंने बताया था ना कि भारतीय संविधान को उधार का थैला बोला जाता है और बहुत सी बातें हमने अपने संविधान में बाकी कंट्रियों से अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी करके इसमें डाली हैं। तो जो नागरिकता, एकल नागरिकता वाला जो प्रावधान है, वो हमने कहाँ से लिया? कहाँ से? ब्रिटेन से लिया। मतलब कहने का, मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं पंजाब की वासिनी भारतवासी कहलाऊंगी, मुझे पूरे के पूरे 28 स्टेट में कहीं भी जाने का, रहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं किसी स्टेट की वासी नहीं हूँ। मैं किसकी वासी हूँ? इंडिया की वासी हूँ, इंडिया की नागरिक हूँ, ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जो भारतीय संविधान है, भारत का नाम किन किन शब्दों में उल्लेखित है? मतलब भारत का, भारत और इंडिया 2 ही वर्ड हैं, हिंदुस्तान नहीं है,
कोई और नाम दे देंगे तो वो आपने वो नहीं टिक करना, सिर्फ इंडिया और भारत। इंग्लिश में इसको इंडिया बोला जाता है और हिंदी में इसको भारत। पूरे संविधान में 2 शब्द मिलेंगे आपको, हिंदी में आपको भारत देखने को मिलेगा और इंग्लिश में आपको इंडिया। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। कहते भारत में नागरिकता, एकल नागरिकता आना चाहिए यहां पर, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता, नागरिकता, ये प्रावधान हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया जी। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। आर्टिकल 11 में लिखा है कि नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान हैं वो क्या होंगे, किसको, उसको कौन रेगुलेट करेगा? संसद करेगी। इसमें आपका संशोधन करना है, कुछ नया डालना है, इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और ये बात लिखी कहाँ पर हुई है? आर्टिकल 11 में लिखी हुई है। हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने? अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण किसने? अरस्तु ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल को खोल खोल कर याद। अब 5 पे देखते हैं क्या है। यहां देखिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। वह, मतलब 3 पॉइंट है इसके अंदर, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। जैसे मतलब मेरे पिताजी के भी पिताजी यानी कि मेरे दादाजी, मतलब उस समय पे मेरे दादाजी ही होंगे ना। अपना जो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में, तो लागू होने तक मेरे दादाजी का जन्म, ठीक है जी, पिताजी का उनके बाद, तो मतलब कि उन लोगों को क्या मिल गई? ऑटोमेटिकली क्या नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उनका जन्म यहाँ पे हुआ है। अब उनका जन्म यहाँ पे हुआ है, उसी आधार पे मुझे नागरिकता मिल गई क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, मैं उनका वंशज में हूँ। वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो। मतलब संविधान लागू 26 जनवरी 1950, उससे पहले 5 वर्ष तक यहाँ पे रहा हो तो उसको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 6 और 7 को बड़े ध्यान से समझना है। ये उस समय की जो कंडीशन थी, वातावरण था, वो हालात थे, उसके मुताबिक हैं ये। मतलब कि पार्टीशन के टाइम पे कुछ लोग यहाँ से, भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से क्या है, भारत आए थे। ये उन लोगों से संबंधित था, ध्यान से समझना। अनुच्छेद क्या कहता है? पाकिस्तान टू इंडिया, मतलब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया को आए, कहते पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी गई, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है जी? मतलब कि जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते थे, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन क्या रखी कि संविधान बनने से पहले वो आ गए तो ठीक है, संविधान बनने के बाद आएंगे तो हम उसे अपना नागरिक कंसीडर नहीं करेंगे। कंडीशन 2 रख दी। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गई तथा जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। ठीक है, ये एक डेट याद रखनी है। ये डेट का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। कहते 19 जुलाई 1948 की तिथि को महत्व यह है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान, मतलब भारत से कोई पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो, और पाकिस्तान से कोई भारत आना चाहता है तो प्रवास के लिए अनुमति पत्र प्रणाली शुरू की, परमिट रूल लागू कर दिया गया। मतलब कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो यहाँ से लिखवा के लेके जाएगा, किसी भी सरकारी अधिकारी से अथॉराइज करवा के लेके जाएगा कि मैं यहाँ से पाकिस्तान जा रहा हूँ परमानेंटली।
और वहां से कोई भारत आना चाहता है तो वो भी क्या लिखवा के लाएगा, परमिट, मतलब अपना लिखवा कर लाएगा कि मैं वहां से छोड़ के परमानेंटली इंडिया आ रहा हूँ। ठीक है जी, यानी कि पत्र वो भी लिखवा के लेके आना पड़ेगा। तो डेट याद रखनी है आपने, 19 जुलाई 1948 परमिट रूल लागू हो गया इस टाइम पे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, सुनो ध्यान से, कहते हैं इंडिया टू पाक, भारत से पाकिस्तान। समझ में आया? पहले वाला क्या था, पाकिस्तान टू इंडिया, और यहां पर क्या है, इंडिया टू पाकिस्तान है। कहते स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। मतलब संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949। कहते इससे पहले ही वातावरण ऐसा पैदा हो चुका था, पता लग चुका था। ठीक है, 26 नवंबर कोई बात नहीं, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। अगर इससे पहले मतलब वातावरण बन चुका था कि पार्टीशन होना है, 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन होना पता लग चुका था, तो लोगों ने बहुत पहले ही क्या कर दिया, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब पार्टीशन हो गया, मारकाट शुरू हो गई, तो उन्हें अपनी गलती का रियलाइज होता है कि नहीं, हमें पाकिस्तान से वापस क्या जाना है, भारत जाना है। और भारत में जो रह रहे थे उनको लगा कि नहीं, हमें पाकिस्तान में ही जाना है, अपने उधर ही जाना है। तो ऐसा मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी थी। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। कहते जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रयोजन किया, मतलब कहने का जो लोग मार्च 1947, आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947, ठीक है जी। और ये कब, मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रयोजन किया और वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है जी, मतलब जो मार्च 1947 के बाद यहां से गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके लिए क्या कंडीशन है, सुनो ध्यान से। अगर वो मतलब भारत में वापस आना चाहते हैं तो कंडीशन क्या है, किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति पत्र लेकर वापस आ गया है तो उसको नागरिकता संबंधी वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण के द्वारा आवेदन करना होगा। मतलब कि वो वहां से क्या एक लेटर पे लिखवा के लाएंगे कि भी हम पाकिस्तान छोड़ के भारत आ रहे हैं। ठीक है जी, आगे लेटर भी लिखवाए, परमिट रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे 6 महीने रहना पड़ेगा और उसके बाद आवेदन करना पड़ेगा कि भाई मुझे अब भारत में शामिल कर लीजिए, मुझे नागरिक बना लीजिए भारत का। बात समझ में? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि डेट्स का कुछ कंफ्यूजन है। सुनो ध्यान से, क्या बोला, मार्च 1947, ठीक है जी। इसके बाद अगर कोई पाकिस्तान चला गया और परमिट रूल की जो डेट है वो कौन सी, 19 जुलाई 1948, ठीक है जी। इसके बाद कोई अगर पाकिस्तान में गया है, ठीक है, और अब वो क्या चाहता है, भारत में वापस आना। मार्च 1947 के बाद कोई यहां से गया, कहाँ पे, पाकिस्तान गया, लेकिन अब वो क्या चाहता है, वापस आना चाहता है। होगा क्या, उसे भी क्या, परमिट रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, पत्र पे लिखवा के लाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि पत्र पे लिखवा के ले आओ, और संविधान लागू होने से पहले अब अगर आप आते हो तो आपको क्या है, 6 महीने यहाँ पर 6 मंथ आपको रहना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन करना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये डेट को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, वेरी वेरी सिंपल है भाई। 6 और 7 का अब इतना मतलब कि इंपॉर्टेंस नहीं रही, ये उस टाइम के लिए थी जब पार्टीशन हो चुका था, भारत से इधर जा रहे थे, पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, इधर से पाकिस्तान जा रहे थे, ये उन लोगों के लिए था। इतना मतलब इम्पोर्टेंस तो अभी नहीं है, लेकिन पर फिर भी आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें पता होनी चाहिए। 6 और 7 की बात कर रही हूँ। आगे पढ़ते हैं 8th वाला। यहां देखिए,
कहते विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल क्या कहता है आपको, आर्टिकल 8 क्या कहता है कि विदेश भ्रमण मतलब आप भारत के नागरिक हो लेकिन विदेश में घूमने गए हो, टूरिस्ट गए हो आप बन के, ठीक है जी, या फिर वहाँ पे काम करने गए हो, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आप वहाँ पे कोई परमानेंट थोड़ा ना रहने गए हो, वहाँ पे हमेशा के लिए चले गए हो, आप कोई जॉब करने गए हो, घूमने गए हो, नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि आप विदेश में जाकर, जिस विदेश में आप घूमने गए, पढ़ने गए, काम करने गए, अगर मान लो आपका मन लग गया कि मैं तो इसी कंट्री में रहूँगा, हाँ जी, वहाँ का ही परमानेंट बनना है, मैंने तो वहीं का नागरिक बनना है, अगर आपने वहाँ की नागरिकता ले ली ना उस कंट्री की, तो यहाँ की समाप्त, ठीक है जी, ये है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 8 में क्या बोला, विदेश में भ्रमण करने, नौकरी करने गए हो तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता। आर्टिकल 10 याद रखना क्या कहता है कि अगर आप क्या है कोई ऐसा काम नहीं करते जो देश विरोधी है, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ठीक है जी, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। किस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है, 11 में लिखी हुई है, आपने ये बताना है। और जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, बातें हैं, फॉर्म भरना है, पंजीकरण कराना है, देशीयकरण करवाना है, ये संबंधी सारे नागरिकता समाप्त करनी है, ये सारा का सारा काम किसके अंडर आएगा, गृह मंत्रालय के अंडर आएगा। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पढ़ते हैं। कहते देखो ये अनुच्छेद जो थे 5 से लेकर 11 तक, संविधान बना तभी इसके अंदर डाले गए होंगे, ये उस समय की बात है, लेकिन टाइम के अनुसार चेंजेस भी तो आएंगे। तो भाई ये जो अपना आर्टिकल जो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, अब यहाँ पे क्या चाहिए, इनको बदलाव चाहिए। भाई ये जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है ना, अब ये इतने मतलब कि जो समय के अनुसार ठीक नहीं बैठ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान बनाना चाहिए कि जागे, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं कि विदेशी माता पिता हैं, मतलब कि बच्चे को जन्म यहाँ दे रहे, यहाँ की माता है, पिता विदेशी है, तो मतलब उसके मन में भारत विरोधी तो कुछ हो सकता है ना। तो कुछ ऐसा प्रावधान ही नहीं था कि भारत को ऐसे आतंकवादी लोग भी यहाँ पर रहकर यहाँ की स्त्रियों से शादी करके उनके बच्चे जो पैदा होते थे वो भारत विरोधी ही होंगे, है ना, क्योंकि पिता क्या है, भारत विरोधी है। अब हुआ क्या, अब ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। कहते नहीं भाई नागरिकता संबंधी कुछ नए कानून होना चाहिए, कुछ नया तरीका होना चाहिए। अब संविधान सभा ने जो बनाया वो उस समय के लिए सही था, लेकिन आज के समय के लिए हमें चेंजेस चाहिए। कैसे, देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, ठीक है जी, नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। ये अधिकार कब दे दिया गया, जब संविधान बना था तभी दे दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत, 11 के तहत। और क्या बोला गया कि नागरिकता संबंधी कोई भी नियम कानून में चेंज कर सकता है, कौन, संसद कर सकता है। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 11 में ये लिख कर गए थे। तो इसी अनुसार क्या संसद ने टाइम टू टाइम इसमें चेंज किया भी। देखते हैं कैसे, आगे देखिए। यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तदनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि उनको पता था कि 11 में लिख कर गए हैं कि आप इसमें संशोधन कर सकते हो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, संशोधन करने जा रहे हैं, एक अलग से एक अधिनियम बनाएंगे, उसके अनुसार नागरिकता का प्रावधान चलेगा। अब
ना 5 के अकॉर्डिंग, ना 6 के अकॉर्डिंग, ना 7 के अकॉर्डिंग, ना 8 के अकॉर्डिंग, ना 9 के अकॉर्डिंग, ना 10 के अकॉर्डिंग। 11 तो खुद ही कहता है कि संशोधन कर लो, ठीक है जी। तो अब उन्होंने क्या बोला कि हम अधिनियम एक नया बना रहे, उसके अनुसार नागरिकता चलेगी। अब ध्यान रखना इस बात का, ठीक है जी। देखो आगे, हाँ जी, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। भी आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, किन तरीकों से, क्या है, किस आधार पे नागरिकता आपको मिलेगी। ध्यान से देखना, ये 5 तरीके हैं। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नागरिकता है वो कितने आधार पर आप प्राप्त कर सकते हो। 5 आधार पर। देखो, पहला क्या है, जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, ठीक है जी। आपका बर्थ यहाँ हुआ, आपके माता पिता, आपके वंशज यहीं के हैं, तो आपको क्या है, बर्थ के आधार पर मिलेगी, जन्म के आधार पे, सॉरी, वंश के आधार पर। आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता सब यहाँ के हैं, तो वंश आपका यहीं चलता आ रहा है। और जन्म के आधार पे कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, आप यहाँ पे कि क्या हो, आपके माता पिता, मतलब कि जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का भी यहाँ हो, तो हमें जन्म के आधार पर मिलती रही है। आगे देखते हैं, पंजीकरण द्वारा, कि मतलब कोई विदेशी है, वो अब भारत में क्या बनना चाहता है, नागरिक बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से 5 से 7 साल तक लगातार रहना चाहिए और फार्म भर के वो यहाँ पे नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, पंजीकरण कर सकता है। ये भी आगे डिटेल में कराऊंगी। देशीयकरण, और ये ना बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते, देशीयकरण में और पंजीकरण में। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति जो कला में, साइंस में, किसी चीज़ में, फील्ड में बहुत अच्छा है और हमारे देश के प्रति क्या है, क्या रखता है, निष्ठा रखता है, ठीक है जी, इज्जत सम्मान पूरा करता है हमारे देश का और भारत का, वो क्या बनना चाहता है, नागरिक बनना चाहता है। और 22 भाषाएं जो मैंने आपको समझाई थी आर्टिकल अनुसूची 8 में, उन 22 भाषाओं में से एक भाषा जानता हो और यहाँ पर कम से कम 1 साल तो वो रहा होना चाहिए, तो वो आवेदन कर सकता है, ठीक है जी। और उसमें क्या है, कोई देश विरोधी भावना नहीं होनी चाहिए। और एक पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है, क्या, कि वो उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस देश में हमारे भारतीयों को देशीकरण के लिए रोका गया हो। समझ रहे हो भाई, आप तो हमारे नागरिकों को देशीकरण में सम्मिलित नहीं करते हो, हम आपके नागरिकों क्यों करें, मतलब उस कंट्री का वो नहीं होना चाहिए जिस कंट्री में हमारे भारतीयों को रोका गया है देशीयकरण के लिए, ठीक है जी। अर्जित भूमि, मतलब कि हमने किसी भूखंड पे, मतलब कि अपना उसको अर्जित कर लिया, हमारे अंदर मिला लिया, और वहाँ के जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये डिटेल में भी है, आगे समझाती हूँ। हाँ जी, नागरिकता समाप्त भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, परित्याग के द्वारा, रिन्यूएशन के द्वारा, ठीक है, पढ़ लेना जो भी है। टर्मिनेशन, पर्यावर्सन के द्वारा। डिप्राइवेशन, वंचित किया जाता है। ये अब तीनों क्या है, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम नागरिकता अधिनियम के अनुसार, ये जो नया बना ना 1955 में, उसमें ये लिखा हुआ था, ठीक है जी, क्या, कि नागरिकता को 5 आधार पे दिया जा सकता है, ये वाला, और नागरिकता समाप्त भी होगी 3 आधार पर। तो आपने ये डिटेल में ध्यान से लिख लेना है, समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। कहते जन्म के आधार पे, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता क्या हों, भारतीय हों। जैसे हम लोग, हमारे माता पिता क्या है, भारतीय हैं, उनकी हम औलाद, हम पैदा हुए तो हम भी क्या हो जाएंगे, भारतीय, हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। वंश के आधार पे विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का क्या हो, नागरिक हो। पहले तो सिर्फ क्या था, पिता के आधार पे हुआ करता था, लेकिन 1992 में ये माता के आधार पे कर दिया गया, माता हो चाहे पिता हो। पहले सिर्फ पिता के आधार पे होता था, भाई पिता क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, लेकिन 1992 में क्या बोला, अगर माता भी भारतीय है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी उसको मिलेगी। तो ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन हो जाता, ऐसे बोलते बिल है, पिता भारतीय है और माता विदेशी है तो नागरिकता मिलेगी भारत की। अगर माता भारतीय है, पिता विदेशी है तो भी मिलनी चाहिए। माता ने क्या बोला कि हम क्या बच्चे को पैदा नहीं करते हैं, हम क्या 9 मंथ उसको अपने गर्भ में रखते नहीं है, तो उतना ही अधिकार उसको मिलना चाहिए औरत को। तो ये 1992 में ऐड किया गया था, उससे पहले सिर्फ पिता ही था कि पिता अगर भारतीय है तो कोई भी विदेशी महिला से अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसे नागरिकता भारत की मिल जाएगी। लेकिन अब क्या कर दिया गया 1992 के बाद
कि चाहे माता भी भारतीय है लेकिन पिता विदेशी है तो भी क्या मिलेगी, उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन समझते हो, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। ठीक है जी। किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से लेकर 7 साल तक यहाँ पर रहने का प्रमाण यानी कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जिस लोकेलिटी में जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का एमसी है, पंचायत है, कोई भी है, जहाँ पे भी आप रह गए, कोई भी जो गस्टेड जो होगा ना आपका उस साइड का अधिकारी, वो आपको प्रमाणित करेगा भी हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे इतने सालों से रह रहा है। आगे देखते हैं, कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1986 से पहले उपयुक्त निवास करने की अवधि 6 महीना थी। अब ध्यान से सुनिए, नागरिकता अधिनियम बना कब, 1955 में। ठीक है जी। मैंने क्या बताया, उसमें भी क्या है, अब तक 9 बार एडिशन यानी कि अमेंडमेंट हो चुकी, संशोधन हो चुका है। तो 1986 में भी संशोधन किया गया क्योंकि उससे पहले 1950 से लेके जब संविधान लागू हुआ और 1985 तक सिर्फ 6 महीने रहना होता था और पंजीकरण कर लेते थे। तो ये तो बहुत टाइम पीरियड कम है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 5-7 साल रहेगा तो मेंटेलिटी का पता लगेगा और लोगों को उसकी जो एक्टिविटी है पता लग जाएगा भी कैसा इंसान है, क्या करना चाहता है, उसके माइंड में क्या है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना कि 1986 से पहले फिर संशोधन करके 1986 में क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दी और टाइम पीरियड बढ़ा के कितना कर दिया, 5 से 7 साल का कर दिया। उससे पहले सिर्फ 6 महीने था टाइम कि 6 महीने रहो और पंजीकरण करवा लो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देशीयकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था 41-61 उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देशीयकरण होता क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने देश की जो है अपने देश में जैसे भारत के प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखता है, भारत को अपना माने, पॉजिटिव सोच रखे, भारत की सारी संस्कृति में अपनी आस्था दिखाए, कल्चर में आस्था दिखाए, है ना उसे, अथवा निश्चित रूप से निष्ठा की एक शपथ लेना चाहिए कि वो कहे कि हाँ मैं भारत के सभी जो आदर्श है उनका क्या करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आगे है, वैज्ञानिक या कला में निपुण होना चाहिए, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। ये कंडीशन देखो भी, 10 साल तक रहा होना चाहिए। वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग, मतलब कि अगर वो पहले तो किसी देश का तो नागरिक होगा ही ना, तो उस देश की नागरिकता को त्यागना भी पड़ेगा अगर आपने देशीयकरण के द्वारा यहाँ पे आना है ना। आगे देखो, वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका गया हो, मतलब उस कंट्री का नहीं होना चाहिए जहाँ पे हमारे भारतीयों को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता ना मिल रही हो, है ना। देखो आगे, देशीयकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तो भारत में लगातार रहना चाहिए। ठीक है जी, लगातार 1 वर्ष का टाइम, यानी कि जिस दिन आप फार्म भर रहे हो उससे पहले लगातार 1 वर्ष का टाइम आपने यहाँ बिताना है। लेकिन आप क्या है 10 सालों तक तो भारत में लगातार रहना ही रहना है, निपुण होना चाहिए कला में और 10 साल तक रहना है, आपने इस बात को ध्यान रखना। लेकिन फार्म भरने से 1 साल के अंदर तो उससे पहले कम से कम भारत में रहा हो। वह पूर्ण आयु, समता और सच्चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र का बुरा इंसान नहीं होना चाहिए। संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का क्या हो, ज्ञान प्राप्त हो, मतलब उसे क्या है, संविधान में जो 22 भाषाएं हैं मैंने आपको बताया था अनुसूची 8 में लिखित हैं, उन 22 भाषाओं को उसको क्या होना चाहिए, उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए उसको। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के प्रश्न पे भारतीय संविधान सामान्य और देशीयकृत नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता, मतलब कोई व्यक्ति इन कंडीशंस को पूरी कर दिया और भारत का क्या बन गया, वो नागरिक बन गया। अब उसको और भारत के जो पहले से नागरिक हैं, ठीक है जी, जो पक्का नागरिक, पहले से ही नागरिक है किसी भी आधार पर,
उसको क्या है, चुनाव लड़ने में, लोकसभा चुनाव लड़ने में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। देशी मतलब सीधी सी बात है, देशीयकरण के द्वारा भारत का जो नागरिक बना है वो भी लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है, एमपी बन सकता है, आपको ये याद रखना है। आगे है, कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त हो। हाँ जी, मतलब कहने का सीधा सीधा बात यह है कि इन लोगों को भी पूरे वही अधिकार मिलेंगे जो भारतीयों को मिलते हैं। आगे है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या कहती है? अर्जित भूमि का एग्जाम्पल मैं, आप बताओगे, मैंने आपको करवाया था ये चीज, सिक्किम वाला बेस्ट एग्जाम्पल है ना। चलिए, कहते हैं अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम भारत का राज्य में विलय होने के बाद वहां के निवासी को नागरिकता दे दी गई थी और ये 22वां राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। ठीक है जी, संशोधन करके क्या कर दिया गया, इसको अपने भारत में शामिल कर लिया गया। अब भारत में शामिल कर लिया गया तो क्या बना देंगे उसको, उसके लोग अपने आप क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। हाँ जी, इससे पहले 35वां संविधान संशोधन भी हुआ था, इससे 36वें से पहले 1974 में, उसमें सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य यानी कि को स्टेट बनाया गया था, यानी कि भारत का सह राज्य है, यानी इन्होंने एक स्पेशल रखा गया था और सेकंड ए में थोड़ा चेंज करके क्या बोला गया कि 1 साल तक आप रह के देखो कि भारतीय आपको भारत में रहने में कोई असुविधा तो नहीं है ना। तो उनको लगा कि नहीं, अब हमें कोई असुविधा नहीं है, हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में इसको 22वां राज्य बना दिया गया, किसको, सिक्किम को। तो वो भूमि क्या थी, हमारी अर्जित भूमि थी। हमने एक अलग पार्ट को अपने कंट्री में मिलाया था, हमने अर्जित किया था उसको। ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखते हैं। हाँ जी, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय की नागरिक की नागरिकता समाप्त करने के 3 प्रकार हैं। ठीक है जी, नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है, किन आधारों पे, वो देखिए, परित्याग, पर्यावसन, वंचित किया जाना। परित्याग क्या होता है, कहते भारत का कोई भी वयस्क, कोई भी अडल्ट जिसकी उम्र 18+ होगी है, घोषणा करके अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति करता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है और उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है और यहाँ की नागरिकता वो छोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, परित्याग, अपने आप त्याग कर देना। आगे है पर्यावासन, टर्मिनेशन। भारत का वह नागरिक जिसने देशीयकरण, अभी देशीयकरण क्या था मैं आपको सारा समझा चुकी हूं, देशीयकरण के द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे भारतीय नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर पहले उसने देशीयकरण के जितने भी पॉइंट्स है क्लियर करके यहाँ की नागरिकता ले ली, लेकिन बाद में उसके मन में आया कि नहीं, मुझे दूसरी और किसी कंट्री में जाना है या नहीं रहना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। वो किसी और कंट्री में जाके भी क्या ले लेता है, नागरिकता ले लेता है। आगे बढ़ते हैं। वंचित किया जाना, देखो ध्यान से, इस शब्द का मतलब समझो। कहती ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा 5 से 7 साल लगातार यहाँ पे रहकर आवेदन किया, फार्म नंबर 6 भरकर वो यहाँ पे उसने क्या किया, पंजीकृत करवाया अपने आप को और भारत का नागरिक बन गया। ठीक है जी, वह केंद्र के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार करेगी, कैसे, किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक है या उसे सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। सुनो, भारत का जो जन्मा हुआ व्यक्ति है ना, उसको इस आधार पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई दूसरी कंट्री का जो बंदा यहाँ पर आके जिसने नागरिकता ले, उससे ही संबंधित है। यहाँ का अगर व्यक्ति कोई देश विरोधी कार्य करता है, उसे सजा मिलती है, याद रखना इस चीज को।
लेकिन पंजीकृत के द्वारा कोई भारत का नागरिक बना तो उसे क्या कर देंगे, उसको यहाँ से वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाए। सुनो ध्यान से, भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। व्यक्ति कर लेना यहाँ पे, उसमें देखिए ध्यान से देखने हैं कौन कौन से पॉइंट है जहां पे क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको क्या करेगी, वंचित करेगी। वो कौन कौन से पॉइंट है। नंबर 1 देखिए, संविधान के प्रति निष्ठा न रखने पर अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को, संविधान के खिलाफ चल रहा है, संविधान तो हमारे सारे देश को रेगुलेट करती है, संविधान के खिलाफ ही चलेगा तो उस व्यक्ति की क्या है, यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को, समझ रहे हो, हमारे जो दुश्मन देश की अगर वो सहायता करता है, शत्रु की सहायता करता है, तो यहाँ से उसको क्या कर दिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। यदि किसी व्यक्ति ने कपट पूर्वक अर्थात किसी गैर विधि द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित की है, यानी कि उसने कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन की है या उसने कोई गलत तरीका अपनाया है नागरिकता प्राप्त करने का, तो उसको भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक वर्ष की सजा दिए जाने पर, मान लो किसी अदर कंट्री में कांड करके आया वो व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर आगे उसने क्या कर दी, लगातार रहता रहा, पंजीकरण करवा लिया, या देशीयकरण के द्वारा यहाँ पे रहने लग गया, किसी कंट्री ने उसको 2 साल की सजा सुना दी उसके खिलाफ और वो बंदा आइडेंटिफाई हो गया, तो यहाँ से हम क्या करें, उसका निष्वासन। याद रखना इस चीज को। किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष एक दूसरे के देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर, ठीक है जी, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर, समझ रहे हो, लगातार क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 7 सालों के लिए वो क्या रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपने ध्यान, डायस्पोरा एक वर्ड आता है डायस्पोरा, ये आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है क्या, समझो जरा। डायस्पोरा का हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रवासी। डायस्पोरा का वर्ड का मतलब क्या है, प्रवासी। ये इंग्लिश में इसका डायस्पोरा, डायस्पोरा DIASPOR, डायस्पोरा, प्रवासी, यानी कि अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और प्रवास करना, कुछ काम के लिए और पढ़ाई के लिए या किसी और मतलब के लिए, यानी कि घूमने फिरने के लिए आप कह सकते हो, है ना। प्रवासी उन्हें कहा जाता है जिनका जन्म तो भारत में होता है लेकिन रोजगार या अन्य कारणों से दूसरे देश में रहने लगते हैं, वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर लेते हैं, इन्हें डायस्पोरा कहते हैं, समझ रहे हो, और वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर ली, और है कहाँ के, भारत के मूल के, जन्म भारत में हुआ है, समझ रहे हो, इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ो। हाँ जी, तो ऐसे व्यक्तियों ने जो विदेश में रहते हैं, जो भारत के मूल के हैं लेकिन विदेश में जाके अच्छा कामकाज सेट कर लिया अपना, और उन वहाँ पे मतलब परमानेंट हो गए, यहाँ की नागरिकता छोड़ भी दी उन्होंने, लेकिन ऐसे लोग क्या हैं, भारत के लिए भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, भारत का नाम बनाते हैं, उनके लिए भी कुछ मतलब कि कानून होना चाहिए, उन्हें अपने देश से अपनी मिट्टी से जुड़े रखने के लिए कुछ बनाया गया नागरिकता अधिनियम, मतलब कुछ कानून बनाए गए, वो देखते हैं। कहते हैं भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उनके रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में LM लक्ष्मीलाल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया कि जो व्यक्ति भी भारत के हैं, भारत के व्यक्ति हैं, जन्म भारत में हुआ, रोजगार के लिए जाके कहीं पे सेट हो गए परमानेंटली वहाँ पे, तो क्या यहाँ पे उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो कुछ समिति बनाई गई है, कौन सी, लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति, इसने अपने विचार प्रस्तुत किए में नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो कानूनी के लिए होना चाहिए, है तो हमारे ही ना, है तो हमारा खून, है तो हमारे भारतीय। इन्होंने क्या किया, और इनकी इनकम से भारत को भी बड़ा लाभ होता है, इनकी बाहर जो इनकम है, इन्होंने बहुत अपने देश के क्या है
सहायता की, अपने देश में सहायता, अपना इकोनॉमी में सहायता की है, इसलिए इनका क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अधिकार इनको मिलने चाहिए। समिति ने रिपोर्ट में सन 2000 में कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की। ये जो समिति बनी ना, इसने क्या बोला कि चाहे विदेशों में रह रहे हैं, चाहे उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी ले लिए, परमानेंट वहाँ चले गए हैं, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता भी प्रदान की जानी चाहिए। तो उनके पास कैसी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। अब आप बोलोगे मैडम भारत में तो एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में सिर्फ भारतीय लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कह रही है, लेकिन जो विदेश में रह रहा है लेकिन है भारतीय, उसके लिए तो दोहरी हो जाएगी ना, वो उस कंट्री का भी नागरिक और इस कंट्री का भी नागरिक, दोनों को क्या, उसके लिए क्या हो जाएगी, दोहरी हो जाएगी। प्रावधान एकहरी नागरिकता का यह मतलब कि कोई स्टेट वाइज आपको नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन जो विदेशी है, देश से बाहर रह रहा है, रोजगार प्राप्त कर रहा है वहाँ पे, किसी भी कारण से वहाँ पे, उसके लिए कुछ कानून बनाए गए कि तुम भाई वहाँ के नागरिक हो, रहो, और आपको भारत की नागरिकता भी दी जाती है। तो उस व्यक्ति के लिए पर्सनली क्या हो गया, दोहरी नागरिकता होगी। याद रखना इस चीज को। PIO फुल फॉर्म क्या है इसकी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि इंडिया में ओरिजिनली उसका जन्म यहाँ पे हुआ है, इससे उसे बोला जाता है। कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम, अब संशोधन कब हुआ, 2003 में, ठीक है जी। इन्होंने क्या है 2000 में एक समिति बनाई थी, सन 2000 में, और सिफारिश की इस बात की कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इनको क्या मिले, दोहरी नागरिकता मिले, ठीक है, अभी मान लिया। और 2003 में संशोधन कर दिया, इनकी बात को रखते हुए क्या बोला, 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए 16 देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 देशों के भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान दे दिया। कब, 2003 में, ठीक है जी। लक्ष्मी लाल सिंघवी जो समिति ने 2000 में एक रिपोर्ट तैयार की, किसके लिए, डायस्पोरास के लिए। डायस्पोरा क्या होता है, विदेश में रहने वाले भारतीय जो मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन किसी भी रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, काम काज के लिए वहां पे परमानेंटली सेट हो चुके हैं, वहां की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन वो भारत की आर्थिकता में मुख्य रोल अदा करते हैं, है ना, वहां की करेंसी हमें इंटरचेंज होती है तो हमें लाभ होता है इस चीज का। तो अब इन्होंने क्या बोला कि ऐसा करो, उनको भी नागरिकता यहाँ की देनी चाहिए ताकि वो अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहें और भारत को भी लाभ हो इस चीज का। तो 16 देशों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ये नियम लागू कर दिया 16 देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ दिया और बांग्लादेश को छोड़ दिया। कब, 2003 की बात है ये। आगे देखते हैं, कहते भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मतलब भारत के मूल का है लेकिन विदेश में रह रहा है और उसके लिए क्या बोला गया, अलग से प्रावधान दिया गया। हाँ जी, इन प्रवासी भारतीयों के लिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय। कहते सितंबर 2000 में डॉक्टर LM सिंघवी ने समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी, यहाँ पे आएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का अनुशंसा की। पहली क्या बात बोली इन्होंने, नंबर 1 क्या बोला कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को जो परमानेंट वहां पे, उनको दोहरी नागरिकता दो, ये पॉइंट उन्होंने बोला, ठीक है जी। और 2003 में ये लागू हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने, बोला प्रवासी भारतीय दिवस मनाओ, कोई डे मनाना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंस रखते हुए कोई डे मनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, 9 जनवरी। अब 9 जनवरी ही क्यों बोला, इसका भी एक कारण है, ठीक है जी। हर साल 9 जनवरी को क्या मनाएंगे, विदेशी नागरिकता दिवस मनाएंगे। लेकिन बाद में 2013 में क्या बोला, 2 साल का गैप डालो,
2 ईयर गैप के बाद हम क्या मनाएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। वर्ष 2013 के बाद इसे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे मनाने का प्रावधान लिया गया। 9 जनवरी को मनाया इसलिए जाता है क्योंकि उस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, लेकिन इससे पहले भी आए थे, लेकिन परमानेंटली कहते हैं ना, उसके बाद गए नहीं, वो वाली बात। उससे पहले जाते थे, आ जाते थे, जाते थे, वो वाली बात है। ठीक है जी। तो मतलब एक महात्मा गांधी जी की इंपॉर्टेंस होगी, प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया जाने लगा। और ये सिफारिश किसने की थी, LM सिंघवी समिति ने की थी। ये समिति में आप याद रखना, दोहरी नागरिकता प्रावधान कब, 2003 में। सिफारिश LM सिंघवी ने, किसने, LM सिंघवी ने की थी। ठीक है जी। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश किसने, LM सिंघवी ने। और 2003 में बोला गया कि हर 9 जनवरी को हम मनाएंगे, लेकिन 2013 में क्या बोला भी 2 साल का गैप डालो, 2 साल के अंतराल पे मनाएंगे इसको। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे जो विदेशी नागरिक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने देखना है। अभी इतना ही करते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम अपना।